नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता जब चुपके से बुढ़ापा आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता? क्या होता है जब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं और जो लोग कभी खूब भागते दौड़ते थे, एक समय ऐसा आता है कि चलना फिरना भी भूल जाते हैं। हालांकि बुढ़ापा आना तो तय है, हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन संभाल जरूर सकते हैं ताकि बढ़ती उम्र में दिक्कतें ना आए, है ना? आज का अंक इन्हीं खास विषयों पर आधारित है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति 60 साल में भी जवान दिखता है और कोई 40 की उम्र में ही वृद्ध दिखने लगता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या सफेद बाल हो जाना या पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना बुढ़ापा है या फिर ढलती हुई आयु बुढ़ापा है। हेल्दी एजिंग से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम आज समझने का प्रयास करेंगे। विषय है बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। जी हाँ, तो ये आज का हमारा विषय है, बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान, कैसे रहे मुस्कान से लबरेज जीवन। जी हाँ, अगर आपके परिवार में भी कोई वृद्ध और बुजुर्ग हैं, वो किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उनके व्यवहार में कोई फर्क महसूस कर रहे हैं, तो बेझिझक पूछे अपना सवाल और जानिए समस्या के कारण और समाधान। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। ये फ़ोन निःशुल्क हैं, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जरा चिकित्सा यानी वृद्धावस्था में होने वाले रोग के 2 जाने माने विशेषज्ञ। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है जेरियाट्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार। आप दिल्ली में एम्स में जेरियाट्रिक विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। आपसे हम समझेंगे कि बढ़ती उम्र में कौन कौन से विकार ज्यादा परेशान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर भगवान सहाय। आप भारत के प्रतिष्ठित संस्थान आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख हैं। आपसे हम समझेंगे कि लंबी उम्र के दौरान रोगों की रोकथाम में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, ताकि वृद्धावस्था को संभाला जा सके। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब बढ़ती है उम्र। जीवन की रेलमपेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बची खुची जिंदगी किसी तरह कट ही जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटें बदलती रहती है, हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं। बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं। शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि की धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है। और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कपाती हाथें
ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को। अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि ये शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल, टोंड, दूध, अंडे से प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं। जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, उसी के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। जागरूकता में से लबरेज रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृद्धावस्था के समय किस किस तरह की परेशानियां आपको घेर सकती है और उससे किस तरह से लड़ा जाए। और बातचीत की शुरुआत डॉक्टर विजय कुमार मैं आपसे करना चाहूंगी। और वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर पारिवारिक मूल्यों को काफी तरजीह दी जाती है, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कि परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी तरफ कभी कभी उपेक्षा और दया की भावना आ जाती है लोगों के मन में। क्या उनके शारीरिक अक्षमता के कारण क्या होता है बुढ़ापे में और इस सोच को कैसे बदला जाए? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है और दूरदर्शन किसान का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमारा कल्चर था संयुक्त परिवार का, जो जॉइंट फैमिलीज थी, आधुनिकता के दौर में अभी वो कम होती जा रही हैं और मजबूरीवश लोगों को माइग्रेशन जो होता है कि शहरों की तरफ आना पड़ता है, तो बुजुर्ग पीछे छूट जाते हैं। जो लोग शहर में हैं उनके बच्चे विदेशों में हैं। तो इस तरह से आज बुजुर्गों को अकेलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा है। कोरोना महामारी में इस समस्या को और ज़्यादा उजागर कर दिया है। और लेकिन यहाँ पे मैं जो पॉजिटिव साइड है वो ये बताना चाहूँगा कि बहुत लोग जो हैं इतने एक्टिव रहते हैं जी। हमें उन्हें देखकर जो बुढ़ापा है उसे एक लाचारी का वो ना बनाए हम कि ये लाचारी ही वो होती है। बहुत से बुजुर्ग देखिए आप, जो अभी जैसे भगवानो देवी जो हैं, जिन्होंने अभी चैंपियनशिप जीती है, देश को सम्मान बढ़ाया है। दादी चंद्रो तोमर हैं, थी जो स्वर्गवासी हो गई अभी, तो उन्होंने कितना सम्मान बढ़ाया है। तो इस उम्र के जो है हमें एक्टिव रहना है, बेसिकली हमें उन लोगों को अपना आदर्श बनाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर भगवान साहब, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि समाज की समस्या का जिक्र किया डॉक्टर विजय ने कि ये स्थितियां हम शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी देखते हैं, क्योंकि गांव में भी आजकल जो युवा हैं वो कामकाज के लिए शहरों का रुख करते हैं और जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो गाँव में ही अकेले पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें घेर सकती है और वो बिल्कुल ही अक्षम ना हो जाए, इसके लिए पहले से वो क्या तैयारियां करे या किन चीजों के लिए उन्हें मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लेना चाहिए? जी, मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उससे पहले मैं डीडी किसान के दर्शक, किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, सादर अभिवादन। और डीडी किसान के जितने भी अधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं
जिन्होंने बहुत अच्छे एक रिलेवेंट टॉपिक पे डिबेट रखी और मुझे आयुर्वेदिक पक्ष को रखने का शुभ अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी मैं थोड़ा सा आयुर्वेद की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद मीन्स आयुषो वेदम, मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, जी संपूर्ण आयु का विज्ञान। आयु फिजिकल बॉडी, मन, आत्मा और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, इन सब के विविध पक्षों पर, संपूर्ण पक्ष पर जहाँ विचार किया जाता है वो आयुर्वेद। मीन्स स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षमताओं में कैसे वृद्धि हो, यदि किसी कारणों से वो रोगग्रस्त हो जाते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट के रोग को जड़ से खत्म कैसे करें, इनके विविध पक्षों पर आयुर्वेद विचार करता है। इन्हीं पक्षों में से एक वृद्धावस्था जन्य व्याधियां भी आ जाती हैं, जी जी, जिसे जरा चिकित्सा के नाम से हम लोग जानते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से आयुर्वेद को, संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। 8 ब्रांचेस, अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जिसको जानते हैं जी। इनको आयुर्वेद की 8 स्पेशलिटीज। पर आपको रोकना पड़ेगा मुझे, इस अष्टांग आयुर्वेद के बारे में जानेंगे हम, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। इस वक्त विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। कृपया अपनी उम्र बताएं और अपना सवाल पूछें। जी, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। वैसे मेरी उम्र तो 22 साल है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपना जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापा अच्छा रहे, लेकिन इस बुढ़ापा अच्छा रखने के लिए क्या बचपन से शुरुआत की जा सकती है, या फिर जब वो 40-50 की उम्र में होता है तब भी कुछ ऐसे नियम का पालन करे कि उसका बुढ़ापा अच्छा रहे? पहला तो सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि बुजुर्गों को कोई प्रकार की समस्या ना हो, इसमें फैमिली का क्या क्या योगदान होना चाहिए, ये भी जानना था। बिल्कुल विपिन जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, आइए इनका जवाब देते हैं। डॉक्टर विजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा कि विपिन जी का सवाल है, बुजुर्गियत जो है वो अच्छे से गुजरे, उसकी तैयारी पहले से किस तरह से की जाए? और ये सवाल हर किसी के मन में होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे कि सब जानते हैं कि उम्र जो है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। आप माँ की कोख से जन्म लेने के बाद वहीं से आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपको अपने 80s के लिए 18 से शुरू करना पड़ेगा। जब आप 18 साल के हैं, वहाँ से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल आप रखेंगे, तभी आप 80s में पहुंचकर एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, एक स्वस्थ जो है अवस्था में रह पाएंगे। तो आपको उसके लिए अपने जो यौवन है वहीं से आपको जो अच्छी जीवन शैली जो है, जैसे डॉक्टर शाह बताएंगे, जो हमारे आयुर्वेदा में जो बताया गया है कि एक स्वस्थ जीवन शैली जो है वो एलोपैथी आयुर्वेदी हर कोई आपको यही जो पहली दवाई है वो यही है कि लाइफस्टाइल आपकी जो है अच्छी रहे जी। तो उतना ही अच्छा आपका फिर बुढ़ापा रहता है। डॉक्टर विजय, अगर इसी पे एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात करें तो आमतौर पे बुजुर्ग लोग के खाने पीने पर बड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं इस समस्या से? जी, इसमें देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें खाना हजम नहीं होता है। एक पहली उनकी समस्या ये रहती है। कुछ लोगों को जैसे दांत की प्रॉब्लम होती है, उनके डेंचर उनको कई बार नहीं होता है, दांत हिलने लग जाते हैं, दर्द होता है, तो एक वो उनकी समस्या रहती है। जब खाना जो चबा कर नहीं खाया जाएगा तो उसको पचने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और एक उन्हें गैस जो बोलते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है, फूल जाता है कुछ खाते ही। तो उन बुजुर्गों के लिए ये सलाह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जैसे बच्चे खाते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं, आप सिर्फ 2 बार या 3 बार के भोजन पर निर्भर ना रहें। आप अपना 6 बार 7 बार दिन में जो है थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। एकदम से आप 4 रोटी नहीं खा पाएंगे, तो आप जो है एक एक करके 4 बार खा सकते हैं। इससे हमारे पाचन तंत्र में दबाव भी नहीं बढ़ेगा शायद इस वजह से। जी, तो अपने खान पान की जो आदतें हैं उनमें कुछ मामूली सी तब्दीलियां करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी हाँ, नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ
बचपना खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब बुढ़ापा आता है तो आदमी की मानसिक कमजोरियां बढ़ जाती हैं, उसमें गिरावट आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं और सामाजिक जीवन से कटाव होने लगता है, उसको और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो उसको हम किस प्रकार से जो है हम उसकी मदद करें जिससे उनका बुढ़ापा अच्छा कर सकें? बिल्कुल डॉक्टर भगवान, प्लीज इसका जवाब दें। और ऐसा ही सवाल जो था वो विपिन जी का भी दूसरा सवाल था कि परिवार की क्या भूमिका हो, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बेहतर बनी रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? दोनों ही प्रश्न काफी रिलेवेंट किए गए हैं। जी जी। मैं अपना जवाब पहले जो जहाँ छूट गया था वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। जी। तो अष्टांग आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें से जो जितने भी इसको आयुर्वेद के स्पेशलिटी मान सकते हैं, जिनमें से जरा चिकित्सा इज वन ऑफ देम। अच्छा। जीरियाट्रिक भी एक पद्धति, एक ब्रांच के रूप में आयुर्वेद में वर्णन की गई है। मीन्स उस समय भी वृद्धावस्था पर काफी विचार किया गया। इस वृद्धावस्था एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन आयुर्वेदीय स्वस्थ जीवन शैली, आयुर्वेदीय आहार, प्रकृति के अनुसार आहार, ऋतु के अनुसार आहार, टाइमली प्यूरिफिकेशन या मीन्स शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म के द्वारा, और उसके साथ साथ रसायन चिकित्सा के रूप में हम कुछ द्रव्यों का सेवन करते हुए इस एजिंग प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं। उस एजिंग प्रोसेस के द्वारा या उस वृद्धावस्था जन्य जितनी भी समस्याएं हैं हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। और जीवम सर्दम शतम, जो 100 साल जीने की हमारी परिकल्पना वेदों में की गई है, हम उसको आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और मैंने जो उपाय बताए इनके द्वारा हम कर सकते हैं। जी। अब आपका जो प्रश्न आ जाता है, सबसे पहला प्रश्न जो कॉलर ने किया था कि क्या वृद्धावस्था की तैयारियां कब की जाए। मेरा मानना यह है कि जैसे एक इमारत की स्थिरता या उसकी जो उम्र है या उसका मजबूती है उसके बेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह से आयुर्वेद में जो रसायन सेवन के लिए जो बताया गया है कि भाई वृद्धावस्था को रसायन सेवन के द्वारा रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो रसायन सेवन जो है आयुर्वेद में प्रारंभ अवस्था से, बाल्यावस्था से करना बताया कि बाल्यावस्था से ही रसायन का सेवन करें। जैसे बताया गया कि बच्चों में स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करें, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे जो है धातुओं की पुष्टि को बढ़ाता है। इसी तरह से फिर बाद में बाकी के जो रसायन द्रव्य हैं उन पे हम आगे चर्चा करेंगे। उनका सेवन करके हम हमारी जो वृद्धावस्था है या हमारी जो दीर्घायुष्य है उसकी श्रेष्ठ हम आधारशिला बचपन में रख सकते हैं। मीन्स आयुर्वेद में कहा गया कि रसायन का सेवन कब करें कि पूर्वे वयसी मध्यवा, मीन्स या तो बाल्यावस्था में रसायन का सेवन करें या मध्यम अवस्था 40 से 60 साल तक। जी। उसके बाद रसायन सेवन का कोई उपयोग का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा डिजनरेशन उस समय स्टार्ट हो चुका होता है। तो डिजनरेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए रसायन का सेवन प्रारंभ में बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली भी हमें बाल्यावस्था से ही अपनानी चाहिए ताकि हम उसकी हमारी स्वस्थ आधारशिला रख सकें। जी। दूसरा जो प्रश्न किया गया है वो एक साइकोलॉजिकल या सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए। जी। तो इसमें व्यक्ति को अपना जीवन शैली और अपना इस तरह से रखना चाहिए कि जो हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें आयुर्वेद में सद्व्रत का प्रावधान आया है। मीन्स व्यक्ति का कोड ऑफ कंडक्ट समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के प्रति कैसे होना चाहिए। तो इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट अगर पॉजिटिव मैनर में रखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण सबके प्रति हम अगर रखते हैं, तो वो फिर जब हमारी थोड़ी अक्षमता हो जाती है तो वो निश्चित रूप से हमें साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो फिर कोई चिंता नहीं रह जाती, फिर आनंद ही आनंद हो। बिल्कुल। डॉक्टर विजय, वृद्धावस्था के समय या फिर शुरुआती दौर में ही कहे तो अगर मानसिक रूप से या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से ही देखें तो हम सबसे पहले जो वृद्धावस्था की निशानियां नजर आने लगती है, पहली ही जो प्रतिक्रिया वो होती है कि हम नकारने लग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में कि कौन सी निशानियां हैं जिसे नकारे नहीं बल्कि उसे किस तरह से सकारात्मक रूप से लिया जा सकता है ताकि जो आपकी मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका वो सही बना रहे? जी, जैसा कि देखा गया है कि बुजुर्गों में
जो अकेलापन है, बहुत से लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों को क्या किस बात का डिप्रेशन होगा, इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है। अभी अध्ययन में पता चला है कि बहुत से बुजुर्ग हमारे जो डिप्रेशन से, जो है अवसाद से ग्रसित हैं, और अकेलेपन की जो एक बीमारी है वो महामारी की तरह जो है हमारे बुजुर्गों को परेशान कर रही है। उनके पास बात करने वाले जो हैं लोग नहीं हैं, तो इस वजह से वो जो अवसादग्रस्त हो रहे हैं, उनको जीवन की जो है लाइफ में मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है जीने के लिए जी। तो बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं युवा जो हमारी पीढ़ी है उससे ये अपील करना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें अकेलेपन में ना छोड़ें, उनके पास जो है उनसे बातें करें, उनसे मिलें और उनसे अपना सुख दुख साझा करें। वो अनुभव की खान है, आप उनके पास बैठेंगे तो आपको जो है बहुत सारा उनका अनुभव, जीवन का अनुभव आपको उनसे साझा करने को मिलेगा और वो आपके जीवन में बहुत आपकी मदद करेगा। डॉक्टर विजय, यहीं पर एक बात ये आती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो हृदय रोग का खतरा भी बढ़ता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि 45% मौतें हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज या उच्च रक्तचाप या हृदय घात से का ही मेन भूमिका होती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप देखा गया है कि लोगों को हृदय संबंधी जो है बीमारियां होती हैं। बहुत से लोगों का बीपी हाई रहता है, खासकर जो किसानों के लिए कार्यक्रम है तो आप देखेंगे कि बहुत से जो किसान हैं उन्होंने अपना 70s तक की एज में पहुंच गए लेकिन कभी बीपी चेक ही नहीं कराया है और उनको एकदम से पता चलता है कि उनका 200 के पार बीपी जा चुका है। बहुत से लोगों की तो सिर की नस फट जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि इन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। कुछ लोगों को इधर कैंप से या वैसे पता लग जाता है, उसके बाद भी वो रेगुलर दवाई नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए जो है उन्हें अपने नज़दीकी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से, बहुत से लोग इस चीज़ को नकारते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर कैसे हो गया, मुझे शुगर कैसे हो गई, तो वो फिर उनको जो है अपनी आंखें मूंद लेते हैं और वो फिर एकदम से फिर उनकी वो जो हाई होके बीपी हाई होके या बहुत हाई शुगर होके फिर उसमें उनको उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होती हैं। समय रहते हुए विशेषज्ञ से संपर्क करने की जी जी बिल्कुल। यहीं पर डॉक्टर भगवान साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि मेरे सहयोगी आदित्य ने बताया कि जो हृदय रोग की समस्याएं हैं वो काफी बढ़ जाती है बढ़ती उम्र में। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी दिनचर्या या जीवन शैली को रखें ताकि हृदय से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे बचाव हो सके? देखिए मैडम, मैं दर्शकों को आज ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जीवन का आधार आहार है जी। जो आहार हम लेते हैं वो पाचन तंत्र के द्वारा पाचित होके हार्ट से गुजरता है। जिस तरह का आहार लेंगे, हम लघु आहार सुपाच्य आहार लेंगे तो इजीली हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। लेकिन अगर हम गुरु आहार लेंगे, स्पाइसी लेंगे, बहुत फ्राइड लेंगे, जो पचने में भारी है, तो निश्चित रूप से वो हार्ट में और कॉर्नरी जो आर्टरीज हैं उनमें उनका जमना तय होता है और उससे ब्लड प्रेशर और आदि समस्याएं निश्चित रूप से होती हैं। तो सबसे पहले हमारे आहार को निश्चित रूप से हमें देखना चाहिए, सुपाच्य आहार लें। और आयुर्वेद में हितकर आहार की परिकल्पना की गई है जी। ऐसा आहार नहीं होना चाहिए जो केवल पेट भरने में फुलनेस लाता हो। आहार ऐसा होना चाहिए जो हमें एनर्जी दे और इजीली डाइजेस्टिबल हो। इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई जो मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिनको अपनी डाइट में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए, नियमित डाइट में। जैसे जौ, गेहूं, ये एक सामान्य हमारे सीरियल्स होते हैं, इनको काम में लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मोटे अनाज को काम में लेना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमारे दूध, घी, गाय का घी कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, उसको जो जितनी आवश्यक मात्रा उसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मुनक्का है, आंवला है, हरड़ा है, इनका नियमित प्रयोग करना है। कुछ सब्जियां हैं जैसे घिया, तोरई, टिंडे, परवल, सीताफल, इनका प्रयोग निश्चित रूप से नियमित रूप से करना है। दालों में मूंग की दाल सबसे ज़्यादा लाभप्रद होती है। बाकी की दालें प्रोटीन का सोर्स होती है लेकिन पचने में हेवी होती है, तो उनको कम मात्रा में सेवन करें। और जो उनको संभावनाएं हार्ट डिजीज की हो तो उनको बाकी की जो दालें हैं, राजमा हैं, छोले हैं, इनका प्रयोग कम करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इस तरह के आहार हैं
जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहे हैं आजकल गाँव में भी, जैसे पनीर का एक्सेस यूज होता है। उस पनीर तो अपने आप में ठीक आहार हो सकता है, लेकिन पनीर का जो प्रोसेसिंग होती है, पनीर की सब्जी बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रोसेसिंग इतनी हार्ड हमारे आहार को इतना ज़्यादा गुरु बना देती है, पचने में भारी बना देती है कि वो हमारे हार्ट डिजीज को कोज करता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है, शराब का सेवन है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों का प्रयोग। दूसरा, व्यायाम का जो प्रयोग है उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में लोग जानते नहीं जी। किस व्यक्ति को कितना व्यायाम करना है। आप बता रहे हैं डॉक्टर भगवान साहब कि व्यायाम जो है वो किस तरह से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, योग या व्यायाम को, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि वृद्धावस्था में किस किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, इससे बचाव किस तरह से करें और क्या समाधान आपके पास है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वृद्धावस्था है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो आर्थराइटिस या फिर इससे जुड़ी जो जोड़ों से के दर्द से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो काफी बढ़ने लग जाती है। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जैसा कि देखा गया है कि उम्र के साथ जो जोड़ हैं उनमें जो जोड़ों का दर्द है एक बहुत बड़ी समस्या होती है बुजुर्गों के लिए, और वो उन्हें डिपेंडेंट तक भी बना देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अपने जो घर में जो कार्य हैं, निजी कार्य हैं, उनको भी करने में उनमें परेशानी होती है। और बहुत से लोगों में मिथ है, जैसे कुछ लोग मरीजों को मैं देखता हूं कि उनके जो घुटने हैं बिल्कुल जो है ख़राब हो चुके हैं और वो डरते हैं कि उनको ऑपरेशन से उन्हें डर लगता है, या उन्होंने किसी का सुना होता है कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था और वो ख़राब हो गया था, तो उस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया है। तो इस वजह से उन्हें बड़ी जो है समस्या वो उनके दिमाग में ये घर कर गई है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्लैरिफाई करना चाहूँगा लोगों को कि जो घुटने बदलने वाली है, अगर आप इतना परेशान हैं कि आप अपना जो घर में भी नहीं घूम पा रहे हैं, अपना जो निजी कार्य है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घुटने बदलवा लेने चाहिए। और अच्छे सर्जन से ऑपरेशन अगर कराते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है, और उसके बाद एक आप बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जी सकते हैं। जो ईयर्स हैं उसका मतलब नहीं है जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो जो उनका चलना फिरना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, वो फिर से वापस आ सकता है। अगर घुटने बदलवाने को एक्सपर्ट कहते हैं तो उनके अनुसार चलें और अपने चलने फिरने की गति को कायम रख सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुत सी बार मैंने देखा है जो बुजुर्ग करवाते हैं, जिन्हें हम कन्विंस कर पाते हैं, वो बाद में कहते हैं कि हमने इतने साल जो है दर्द को बिना बात के ही सहा, हम पहले करवा लेते। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी हैं हरियाणा से। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। धर्मवीर जी, आप लाइन पे हैं? धर्मवीर जी, क्या हमारी आवाज मिल रही है आपको? चलिए
ये संपर्क टूट चुका है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और कुछ सवाल हैं हमारे दर्शकों के जो ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचते हैं। डॉक्टर भगवान साहब, एक मेल ऐसा ही मैं आपके लिए लेना चाहूंगी। कमलेश पांडा जी ने एक मेल किया है, मोतिहारी बिहार से हैं। उनका कहना है कि उनकी माँ की उम्र 54 साल है, भोपाल में रहती है। उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उन्हें प्री डायबिटीज है। जानना चाहती हैं कि क्या योग से या व्यायाम से अभी यह बीमारी ठीक की जा सकती है। जी डॉक्टर भगवान साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से योग और प्राणायाम और आयुर्वेद, देखिए सर, मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्रमिक विकास होता आया है। जी, प्राचीन काल में योग ही सब कुछ था, योगिक जीवन लोग जी रहे थे और स्वस्थ थे। लेकिन परिस्थितियाँ बदली और उसके बाद वो यौगिक जीवन जीते हुए भी बीमार होने लगे। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और रोगों का इलाज करने का रोज दर्शाया। उसके बाद फिर कुछ इमरजेंसीज होने लगी, मॉडर्न मेडिसिन हमारे सामने आई। तो निश्चित रूप से हर चिकित्सा पद्धति में इनका इलाज है। और प्री डायबिटिक कंडीशन में तो निश्चित रूप से डाइट कंट्रोल के द्वारा और योग प्राणायाम और आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ हैं, उनके द्वारा निश्चित रूप से उनको उपचार कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ औषधियाँ बताता हूँ जो प्री डायबिटिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, अपने घर पे रह के ले सकता है। एक आता है निशा आमल की रसायन, उसमें आंवले का पाउडर लेना होता है आधा चम्मच, उसके साथ में त्रिफला चूर्ण लें, ये तो हो गया। लेकिन निशा आमल की रसायन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें आंवले का स्वरस लेते हैं, आंवले का रस लेते हैं 1 चम्मच, और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी। तो निशा तो हल्दी को बोलते हैं और आंवल की आंवले को बोलते हैं। तो आंवले के रस में हल्दी का प्रयोग करके प्रातःकाल अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने लिया जाए तो प्री डायबिटिक पेशेंट इजीली ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा त्रिफला का सेवन नियमित रूप से करें, शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। ये इस तरह की औषधियां हैं जो स्वस्थ व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है और व्याधिग्रस्त व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। आइए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश पाल जी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो। जी राकेश जी। हाँ मैडम, मैं आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कानपुर से राकेश पाल बोल रहा था जी। मैं जीएसटी और इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ। मेरा 22 साल पहले एक बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो राइट हैंड खराब है। मगर इधर मेरे को 2 साल कोरोना से पहले से ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में कुछ अटका हुआ है। मैंने गले वाले डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर उनका ये कहना है कि आपको कानपुर का प्रदूषण नहीं सूट कर रहा, उसकी वजह से एलर्जी है। और मैं कई महीने से इलाज करा रहा हूँ मगर कोई फायदा नहीं हो रहा उस पर। तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर विजय, कोई सुझाव देना चाहेंगे ऐसे में आप? जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने गले वाले डॉक्टर साहब को दिखाया है, तो उन्होंने बताया है कि पोल्यूशन के कारण उन्हें जो है एलर्जिक, हम बोलते हैं उससे कि एलर्जिक जो हमारा लैरेंजाइटिस करके होता है जो गले में, जो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता रहता है रिकरेंट। तो ये है कि वो एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं, जो पोल्यूशन में बाहर जाएं तो मास्क पहन के रख सकते हैं। तो और जो गले वाले डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट बताया है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर विजय, इस एक सवाल हमारे एक दर्शक का भी है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने पूछा, मंजू लता है नागपुर से। वो पूछ रही है कि मेरी माँ जो कि पुरानी बातें याद आती हैं लेकिन नई बातों को वो भूल जाती हैं। उनकी उम्र 62 साल है और उन्हें डायबिटीज़ भी है। रात में 6-7 बार वो वॉशरूम जाती हैं, पेशाब करने जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसे ही जो होता है, जो हम डिमेंशिया की जो शुरुआत हम बोलते हैं, जो भूलने की बीमारी की, कि बुजुर्गों को नई चीज़ें रजिस्टर करने में दिक्कत होती है। उनको पुरानी जो सालों पुरानी बात है वो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फाइन डिटेल्स उसकी उनको याद रहती हैं। बट उन्हें अब जो नई चीज़ें बताते हैं उनमें उनको ब्रेन जो है रजिस्टर करना धीरे धीरे कम कर देता है। तो उसके लिए उन्हें ब्रेन की कोग्निटिव एक्सरसाइजेज जो हम बोलते हैं कि उन्हें अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब इनको जो है ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो उस वजह से जो कैलकुलेशंस है
और इसमें देखिए जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनका कोग्निटिव रिजर्व हम बोलते हैं उसको, तो उनमें ये समस्या जो है कम होती है। लेकिन जिनकी एजुकेशन कम है तो उनका ब्रेन पहले से ही कम यूज हुआ है और बुढ़ापे में आके और कम यूज होता है, तो उनमें ये डिमेंशिया की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि जो यूरिन ये बार बार जा रही हैं, तो उसके लिए एक बार इनके शुगर लेवल्स को देखना जरूरी है। दूसरा, उनके यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। बुजुर्गों में, खासकर महिलाओं में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं, तो उसकी जांच करा के आगे इसका इलाज करना चाहिए। भूलने की समस्या बढ़ती उम्र में अक्सर देखी जाती है, और ये डिमेंशिया और इस तरह की किसी बीमारी की शक्ल में आ जाए उससे पहले ही डॉक्टर भगवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में आपने बताया केवल शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क, सब चीज का जो उपचार है वो आयुर्वेद में छुपा हुआ है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, आपका जो प्रश्न है वो पहले डॉक्टर विजय सर ने भी बताया जी। इस प्रश्न को मैं लिंक करते हुए पहले जो कॉलर है उनका भी जवाब देना चाहता हूँ। जरूर। उनकी महिला की जो दोनों समस्याएं हैं वो एज रिलेटेड है। पहली डिमेंशिया की प्रॉब्लम है जो डे बाय डे इस समाज में बढ़ती जा रही है, और लगभग 4.6 मिलियन पेशेंट हर वर्ष नए इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो डिमेंशिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें इसका समाधान आयुर्वेदिक औषधियों से, आयुर्वेदिक मेद्य द्रव्य जो न्यूट्रोपिक ड्रग्स हैं, न्यूरोटॉनिक्स हैं, उनसे निश्चित रूप से बहुत सफलतापूर्वक हो सकता है बिहेवियरल थेरेपी के साथ साथ। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, इस तरह की औषधियाँ हैं, मुलेठी है, जो हमारे ब्रेन के याददाश्त की शक्ति को बढ़ाती है। उसके साथ साथ बाकी की जो फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ट्रीट करती है। तो मेद्य द्रव्यों का प्रयोग उनको करना चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम उनका फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की जो प्रॉब्लम है, जैसा सर ने बताया, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कई बार इस तरह की ओल्ड एज में पेल्विक जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, तो उनको टर्न अप करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई है, उनका प्रयोग उन्हें करना चाहिए। आयुर्वेदीय चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं मानता हूँ वो ये है बंधुओं कि इन औषधियों को आप चिकित्सीय परामर्श के बिना भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे चिकित्सीय परामर्श से करना चाहिए, लेकिन जैसे सामान्य औषधियाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, चंद्र प्रभावटी है, ये इसको हम 2 साल के बच्चे को भी यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति जो युवा हो जाता है तो उसको चंद्र प्रभावटी सामान्य रूप में, अगर बीमारी नहीं है तो भी एक रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, टॉनिक के रूप में कर सकते हैं। जैसे चंद्र प्रभावटी है, शिलाजत्वादि लोह है, इनका प्रयोग उन्हें निश्चित रूप से आज से प्रारंभ करना चाहिए, जिससे और जैसे समय मिले उसको किसी भी स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप करवाना चाहिए। दूसरी समस्या जो डिमेंशिया की है वो उसमें मेद्य द्रव्य जितने भी बताए गए हैं, जैसा मैंने बताया कि वृद्धावस्था में डिमेंशिया होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हमने पहले से बहुत प्रॉपर वे में तैयारी नहीं की है, क्योंकि आयुर्वेदीय जो रसायन द्रव्य हैं वो स्मृति को भी बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, तो हम हमारी जो तैयारी बचपन से अगर करते हैं तो लास्ट में जाके वृद्धावस्था में ये समस्याएं आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। इसलिए कहा है कि जीव में सरदम से हम 100 साल तक जिए और हमारी बुद्धि भी उस समय तक इंटैक्ट रहे। ये परिकल्पना वेदों में इसलिए की गई थी। तो हम बचपन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसकी समस्या इस वजह से आ रही है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग आपको, मेद्य द्रव्य मैंने बताया, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मुलेठी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, जटामासी है, इनका प्रयोग सिंगल ड्रग के रूप में, हर्ब के रूप में कर सकते हैं। आधा चम्मच पाउडर को सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं, या कुछ कंपाउंड प्रिपरेशंस आते हैं जैसे ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, इनका प्रयोग भी निश्चित रूप से अगर करते हैं तो हमारी डिमेंशिया की प्रॉब्लम को बहुत कुछ लेवल पे जो सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में हम देखते हैं कि हमारे शरीर के कई अंग अपनी शक्ति जो है वो खोने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जो नज़र है वो कमज़ोर होने लग जाती है, सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है। क्या वजह है इसकी, और क्या ऐसे में आप उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, एज रिलेटेड जो हम बोलते हैं कि आँखों में जैसे कैटरेक्ट होता है, लेंस जो है उसको लेंस बदल के ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों को सुनने में जो समस्या होती है उसके लिए जो है आप हेयरिंग एड जो है वो यूज कर सकते हैं।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट हम एक बोलते हैं कि आपको हेड से लेके टो तक जो है, ऊपर सिर से लेके नीचे पैर तक जो है, पूरा एक असेसमेंट आपका होने के बाद आप देखें कि किस किस हिस्से में जो है उम्र के हिसाब से कमी है और उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे आपका डेंचर है, आप तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एड्स हैं, ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है वो आपको प्रोवाइड भी करता है बुजुर्गों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है हियरिंग एड है, वॉकिंग एड है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ऐसे ही एक फ्रेल्टी, एक सार्कोपीनिया, जैसे मसल लॉस जो है, बुजुर्गों की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तो उसके लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि अब प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है इस उम्र में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उन्हें भी फैट की भी ज़रूरत होती है, उन्हें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। बहुत से बुज़ुर्ग हमारे जो है इससे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, तो उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है बुजुर्गों में भी, और आप कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए। डॉक्टर भगवान साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर महिलाओं की बात करें, बढ़ती उम्र की महिलाओं की बात करें, अक्सर जो उनकी समस्याएँ हैं, चाहे वो कैंसर हो या अन्य समस्याएँ, काफ़ी देर में पता लगता है, वो काफ़ी देर में डॉक्टर के या विशेषज्ञ के पास जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये इस तरह की अवेयरनेस तो हमें समाज में लानी होगी कि जो टाइम टू टाइम हमारा हेल्थ चेकअप कराते रहें, और जैसे ही छोटे सिम्टम्स अगर सामने आते हैं तो उनका समाधान प्राइमरी लेवल पे करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारत की जो आबादी में अभी वो सब जगह इस तरह की फैसिलिटीज़ होना संभव नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, क्यों ना हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, क्यों ना हम योग प्राणायाम को अपनाएं। जब पछतावे होती का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जी, जब सब बीमारी आ गई तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो पद्धति हमें बताती है कि स्वस्थ कैसे रहें, सामान्य रूप में बताया क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस तासीर के व्यक्ति को क्या खाना है, ये सब चीज़ें पूरी बताई गई है। आयुर्वेद के लोग बताते हैं, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, उस वजह से बीमारियां आज हो रही है। तो निश्चित रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट रसायन का बार बार ये आज प्रकरण में आ रहा है, क्योंकि जरा चिकित्सा ही रसायन चिकित्सा है। जी। तो इस तरह के जो रसायन द्रव्य हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इस तरह के बहुत सारे रसायन हैं। कुछ रसायन हमारे शरीर को पोषण देते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, वो हमें पोषण देता है। ब्रह्म रसायन है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। इसी तरह से अगस्त्य रसायन है, वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। इनमें चिकित्सीय सामान्य अनुभव प्राप्त चिकित्सक से अगर गांव में भी चिकित्सा करवाएं तो इनका अगर नियमित हम सेवन करते रहते हैं तो हमारे विषाक्त, देखिए जो भी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है वो विषाक्त द्रव्यों के शरीर में संचय होने के कारण होती है। जी। तो हमको टाइमली प्यूरिफिकेशन हमारी बॉडी का होता रहेगा, तो निश्चित रूप से पहले ही बचाव हो जाएगा अगर आप इन द्रव्यों का जो इस्तेमाल है वो सही समय से शुरू कर देते हैं। ऐसे में किस तरह से अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसे आपको बनाए रखनी चाहिए ताकि वृद्धावस्था जो है, जो आना ही है, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, उस स्थिति में आप कैसे स्वस्थ रहें, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि वृद्धावस्था के समय आपको किस किस तरह के शारीरिक कष्ट हो सकते हैं और उनसे बचाव के लिए आपको किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। शंकर वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। जी शंकर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मैं देख रहा हूँ आप लोग का चैनल को। जी, तो ये अपने को जो है डायबिटीज माने वो है, मधुमेह है जी।
जी शंकर जी, तो ये सवेरे क्या बोलते हैं आंवला और उसका ये हल्दी का जो है मात्रा बताए थे, तो कितना जो है लेना है, ये जो है पूछना था डॉक्टर साहब से। जी बताएं। जी, ये आपने बहुत मर्म को पकड़ा है, क्योंकि आंवले का रस आपको लगभग 1 चम्मच लेना है और हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच लेना है। मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। कंटिन्यू 3 महीने तक इसका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जो दिनचर्या है आपकी, कि अर्ली मॉर्निंग उठना, रात को टाइम पे सोना है, सही खाना है, ग्लूकोज फ्री खाना लेना है, ये सब अगर इनको पालन करते हैं, सही प्रॉपर एक्सरसाइज है, तो निश्चित रूप से जो डायबिटीज़ की समस्या को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे शंकर जी ये भी ध्यान रखें, अगर आपको शुगर पहले से है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये प्री डायबिटीज और उसमें प्रिवेंशन के लिए है। अगर आपको शुगर है, आपका इलाज चल रहा है, तो कृपया करके उसे बंद ना करें। साथ में जो डॉक्टर साहब ने बताया वो उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि आप दवाइयाँ बंद कर दें। डॉक्टर भगवान साहब, हर व्यक्ति जो है प्राकृतिक आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, वात, कफ और पित्त, ये बताया गया आयुर्वेद में, किस तरह ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और आपने रसायन का बार बार जिक्र किया, उस बारे में भी अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा। जी, जैसा सभी लोग जानते हैं कि हमारी यत पिंडे तद ब्रह्मांडे एक सिद्धांत है कि जिस तरह का यूनिवर्स में जो मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है उसका। जैसे पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 महाभूतों से बना हुआ है। उसमें पृथ्वी और आकाश निष्क्रिय तत्व माने जाते हैं। उसके साथ साथ जो 3 हैं, वायु, जल और अग्नि, 3 सक्रिय तत्व हैं। जिस तरह से इनका इक्विलिब्रियम अगर रहता है, वायु में सूर्य, वायु, जल में चंद्रमा और अग्नि से सूर्य को हम लेते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो तीनों का इक्विलिब्रियम जब रहता है तो निश्चित रूप से संसार की सृष्टि ठीक तरह से चलती रहती है। जैसे इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो कहीं तूफान आते हैं, कहीं बाढ़ आती है, इस तरह का स्थितियाँ बन जाती हैं। इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बना है, जिसमें 2 तत्व निष्क्रिय हैं, लेकिन जल, वायु और अग्नि मीन्स वात, पित्त, कफ, ये 3 जो है हमारे मुख्य ह्यूमर है, जिसको 3 त्रिदोष सिद्धांत बोलते हैं। अगर इनका इक्विलिब्रियम बना हुआ तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर का कंटिन्यू पोषण होता रहता है और पूरे एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इक्विलिब्रियम से आपका तात्पर्य संतुलन? हाँ, इनका इक्विलिब्रियम मैं बताता हूँ। जैसे वायु है, इसका एक प्रोपोर्शन बॉडी में होना है, कफ का एक प्रोपोर्शन रहना है, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेंगे उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे हम 8 घंटे या 7 घंटे रात्रि को सोते हैं तो उससे हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। उस कफ की वृद्धि के बाद हम मॉर्निंग में व्यायाम करने जाते हैं। व्यायाम करने के बाद फिर कफ का क्षय हो जाता है, वायु थोड़ा बढ़ता है तो वात पित्त का बैलेंस बन जाता है। उसके बाद हम फिर अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उससे फिर हमारा शरीर का पोषण होता है। अगर ऐसा नहीं करके हम अगर 8 घंटे की नींद लें, उसके बाद दही, दूध, पराठे, मिठाइयाँ अगर सुबह सुबह खाते हैं तो कफ रात को बढ़ रहा था, दिन में भी हमने आहार के द्वारा कफ को बढ़ा लिया, तो कफ संबंधी जितनी व्याधियाँ हैं जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाइपोथायराइडिज्म, ये बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बाल्यावस्था है उसमें कफ की प्रधानता होती है, युवावस्था में पित्त की प्रधानता होती है और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता होती है। तो वृद्धावस्था में जब वायु ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो वायु को न्यूट्रलाइज करने वाली या नॉर्मलाइज करने वाली चीज़ों का हमें सेवन ज़्यादा करना चाहिए, या उसकी दिनचर्या हमारी एक्सरसाइज है तो विग्रस एक्सरसाइज वृद्धावस्था में रेस्ट्रिक्टेड है, उसको अवॉइड करनी चाहिए। युवावस्था में विग्रस एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे शरीर में वायु बढ़ता है। तो अगर वायु ऑलरेडी बढ़ा हुआ वृद्धावस्था में और फिर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसका किसी न किसी ऑर्गन पे, हार्ट पे इफेक्ट आता है और हार्ट फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो निश्चित रूप से हमारा जो वात, पित्त, कफ है उसी से हमारा शरीर चलता है और इन्हीं के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने पे हमारी व्याधियाँ होती हैं। जैसे वायु से 80 प्रकार की व्याधियाँ बताई गई है, पित्त से 40 प्रकार की बीमारियाँ बताई गई है और कफ से 20 प्रकार की बीमारियाँ बताई गई। हाँ डॉक्टर साहब, आपने इक्विलिब्रियम वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया, इसका आशय आपका तात्पर्य बैलेंस से? बैलेंस, संतुलन। अब सर ने जो दूसरा प्रश्न किया कि रसायन का प्रयोग बार बार आ रहा है कि रसायन क्या है,
रसायन को सामान्य रूप में, सामान्य भाषा में कहें तो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को नॉर्मलाइज करने के हैं। लेकिन आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो रसायनम यत जरा व्याधि विध्वंसी, जरा में बुढ़ापे को जो रोकता है और बीमारियों को जो रोकता है, इस तरह की आहार, औषधियाँ, ये सभी रसायन द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। आइए अब स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचे हैं। और एक सवाल पूछा है भोपाल से सुरेंद्र सिंह राठौर ने। डॉक्टर विजय, इन्होंने पूछा है कि खाली पेट गैस की दवा वो खाते हैं, फिर भी गैस दिल की तरफ अटैक करती है, उपचार बताएं। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि जरा जो बढ़ती उम्र है उसमें गैस वाला जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जी। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि आप भोजन को जो है डिवाइडेड उसमें लें, फ्रिक्वेंट मील लें, एक साथ जो है ज़्यादा भोजन ना करें, थोड़ा और खाना खाने के बाद अपने थोड़ा घूमने की जो है उसको प्रक्रिया को जारी रखें। जी। मैं एक इस बारे में एक थोड़ा सा आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जितनी ओल्ड एज में हमारे जो एंजाइम सिक्रेशन है वो भी थोड़े स्लगिश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर ने जैसा बताया कि अगर हम पचने में भारी चीज़ें खाएंगे, मात्रा से ज़्यादा एक साथ खाएंगे तो उनका पाचन नहीं होता। तो सबसे पहले तो सुपाच्य आहार लें, मात्रा में ही आहार लें। दूसरा, अगर उसके बाद भी अगर जैसे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें घर में जो घरेलू उपचार उपलब्ध हैं उनको करें। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे मॉर्निंग में लोग मोस्टली जो है घरों में लोग आजकल मॉर्निंग में एंटासिड लेने का प्रचलन हो गया है। तो एंटासिड सामान्य रूप में जो एसिड सिक्रेशन को कम कर देते हैं, लेकिन एसिड सिक्रेशन हमारे पाचन के लिए आवश्यक भी होता है। फ्रेंडली एसिड है, HCl, वो आवश्यक है। तो उस तरह से न करके अगर मैं एक सामान्य घरेलू उपचार बता रहा हूँ, जैसे एक लौंग ली, एक लौंग को आधे चम्मच पानी में आप घोट लीजिए, उसमें 1 चम्मच पानी और मिला दीजिए और फिर थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ी सी मिश्री, अगर डायबिटिक नहीं है तो मिश्री डाल लीजिए और डायबिटिक है तो बिना मिश्री डालिए, उसको हल्का सा गर्म करके उसको पी जाइए आप। निश्चित रूप से मैंने हाइपर एसिडिटी के जो केसेज जिनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, उसमें ये जो औषध है वो बहुत अच्छा काम कर, क्योंकि लौंग से बढ़कर कोई बड़ा एंटासिड नहीं है। तो इसको मॉर्निंग में आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर भगवान साहब, एक सवाल हमारे दर्शक का है, हम आपसे ही पूछना चाहेंगे आयुर्वेद के विषय के बारे में। वो योगेश शर्मा जी हैं कानपुर से। वो पूछना चाह रहे हैं, मेरी उम्र 57 साल है, रात में सोते समय कभी कभी छाती में दर्द होता है, बीपी है, लेकिन टेल्माकाइड H लेता हूँ, क्या आयुर्वेद की में भी इसकी कोई दवा है? निश्चित रूप से जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको नियमित रूप से लेते रहें। हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे आप टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेकिन आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, एक उदावर्त नाम से एक व्याधि है कि जब हमारे अनुचित आहार विहार के कारण जो वायु है वो ऊपर की तरफ जब प्रेशर होने लग जाता है वायु का, या वायु शरीर में बढ़ जाती है तो वो हार्ट को प्रेशराइज करती है। तो ऐसी स्थिति में बैक में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, और ये सब एक सामान्य उसके लक्षण हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताता हूँ कि 1-2 पाउडर होते हैं, जैसे अजवाइन के का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंठ, इसको रात को सोते समय गर्म पानी से लेके सोएं, उसमें थोड़ा 2-3 चुटकी काला नमक मिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उदावरत वाली जो प्रॉब्लम रात को होती है वो आपको ठीक हो जाएगी। गर्म पानी से लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक पाउडर और मैं बताता हूँ, इसका प्रयोग भी आप करें, शिवा क्षार पाचन चूर्ण। इसमें हरड़, हिंगवाष्टक चूर्ण और सोडा बाइकार्ब, थोड़ा क्षार होता है, तो वो वायु को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशराइज करता है और पेट इससे क्लियर रहेगा, भूख ठीक लगेगी और जो डकार भी अच्छी तरह से आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी से रात को लेके सोएं, आधा चम्मच, ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। ऐसे में चलते चलते डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहूंगी कि संक्षेप में आप चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे उन लोगों को जो वृद्धावस्था में पड़ाव रख चुके हैं? जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि एक्टिव एजिंग जो है उस पर आपको ध्यान देना है, हेल्दी एजिंग पे। ये ना सोचिए कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो अब आप जो है
रेस्ट करने के लिए हैं, या बहुत से लोग मैं देखता हूँ अपनी ओपीडी में जो रिटायरमेंट के बाद अब उनके पास वो बोलते हैं कि अब क्या करें, अब कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो उनको एक्टिव एजिंग जो हमारे देश में इतना कुछ है करने के लिए, मैं उन्हें बताता हूँ, उसके बाद हम उन्हें अपने साथ जोड़ते भी हैं सोशल वर्क, और उसके लिए वो जो एक्टिव जो बुजुर्ग हैं हमारे खासकर, वो हमारे देश के लिए एसेट्स हैं, वो हमारे देश की जो है वो बोझ नहीं है, वो हमारे देश की एक अनुभव की खान है, उनके अनुभव को यूज किया जाना चाहिए, और वो जो दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं, और बुजुर्ग एक समाज में जो है पॉजिटिव वातावरण बना सकते हैं अगर वो भगवान साहब, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है? हाँ, निश्चित रूप से तनाव से पित्त की वृद्धि होती है, वात की वृद्धि होती है, और वो जो प्री एजिंग के जो उनमें सिम्टम्स आना स्वाभाविक है। तो तनाव मुक्त रहें, योग प्राणायाम करें, मैद्य रसायन जो द्रव्य बताए गए हैं उनका नियमित सेवन करें। उसके साथ साथ जो तनाव मुक्त करने के लिए मसाज का जो कॉन्सेप्ट है, तेल की मसाज, मेडिकेटेड तेल भी ले सकते हैं, तिल तेल भी ले सकते हैं, या नारियल तेल भी ले सकते हैं। उससे मॉर्निंग वॉक के बाद कम से कम 15 मिनट 20 मिनट अपने आप व्यायाम करने के मसाज करें, और रात को सोते समय पैरों के तलवे में और सिर में मसाज करके सोएं, तो निश्चित रूप से तनाव से काफ़ी हद तक मुक्त होंगे और उनको साउंड स्लीप आना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, मैद्य द्रव्यों के साथ साथ गोघृत या भैंस का दूध, अगर नींद कम आती है तो भैंस का दूध, वरना गाय का दूध और गाय का घी, इसका नियमित प्रयोग करें। बहुत ही बेहतरीन नुस्खे आपने बताए हैं डॉक्टर भगवान साई और डॉक्टर विजय कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी जानकारियां आप दोनों ने दी है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उन्हें आपके जो सुझाव है उससे जरूर लाभ होगा। दोस्तों, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आपके आए हैं, जैसे कि जयपुर से सोनम शर्मा जी ने पूछा है कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है, क्या करें। पटना से सुनील सिंह जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हम हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें इसी तरह से पत्र लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर ले। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।